हेलो लर्नर्स। पिछले वीडियो में हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, एनडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, एनएफआईए है ना, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम नेशनल इनकम मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, नेशनल इनकम को मेज़र करने का 3 मेथड होता है, जिसमें आपका फर्स्ट है प्रोडक्ट और वैल्यू एडिड मेथड, सेकंड है इनकम मेथड और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। तो इन तीनों में से जो आपका फर्स्ट है प्रोडक्ट और वैल्यू एडिड मेथड, इस मेथड के बारे में आज हम डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए तो आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कौन कौन सी टॉपिक कवर करने वाले हैं। आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देखकर समझ जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट और वैल्यू एडिड मेथड में कोई भी परेशानी आगे या कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर में हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट और वैल्यू एडिड मेथड क्या होता है ना। उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस देखेंगे कि नेशनल इनकम मेजर करते समय, कैलकुलेट करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिड मेथड क्या होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है इट इज द वैल्यू एडिड इन द प्रोडक्ट। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई कारपेंटर है, ठीक है, वो सपोज 400 रुपीज़ का वुड लाया, ठीक है, और उस पर उसने काम किया, और वुड को जो है अपने काम करने के बाद वो उसे एक चेयर बनाता है, और उस चेयर को सपोज 600 रुपीज़ में बेचता है। तो वो जो 400 रुपीज़ का जो रॉ मटेरियल था, वुड था, वो अब कन्वर्ट हो चुका है 600 रुपीज़ में। तो यहाँ पर उसने 200 रुपीज़ का वैल्यू ऐड किया है। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम क्या है ये समझते हैं पहले। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड इज दैट मेथड विच मेजर्स नेशनल इनकम बाय एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच प्रोडक्शन यूनिट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, यानी कि एक साल के अंदर जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, लाइक फर्म्स है ना, कंपनीज, वो कुछ भी हो सकते हैं, तो जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का जो फाइनल वैल्यू है, उनका एग्रीगेशन, उनका सम अप है नेशनल इनकम। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड से हम इस प्रकार से निकालते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि जैसे कि सब मान लेते हैं हमें इंडिया का नेशनल इनकम निकालना है 1920 का सपोज। ठीक है, तो 1920 में जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया गुड्स और सर्विसेज के जो फाइनल वैल्यू होगा, मार्केट वैल्यू, उसको हम ऐड कर देंगे, तो हमें उस ईयर क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम। ठीक है, अब इस मेथड से कैसे निकालते हैं देखिए। तो इस मेथड से ये होता है आपका वैल्यू एडेड, हमको निकालना है वैल्यू एडेड। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मतलब होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मोबाइल का ले लेते हैं। ठीक है, मोबाइल देखिए आप, जैसे कोई मोबाइल है, उसका जो प्राइस है एमआरपी वो है 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब जो 10,000 रुपीज़ है दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट मतलब होगा यहाँ पास प्रोडक्शन या कोई प्रोडक्ट। ठीक है, तो 10,000 क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है। अब हमको ये निकालना है कि उसमें कितना वैल्यू ऐड हुआ है। तो आप देख सकते हैं, आप देखिए कि उस मोबाइल में क्या क्या पार्ट्स लगा हुआ है। जैसे कि मोबाइल में आपका स्क्रीन इज देयर है ना, उसके बाद आपका जितने भी हार्डवेयर है ना, अंदर में जो आपको जो मदरबोर्ड है, मेमोरी है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये उसके रॉम उसमें मतलब उसके पार्ट्स हैं। तो उन सारी चीज़ें का, उन सारे पार्ट्स का जो वैल्यू होगा, उन सारे पार्ट्स का जो प्राइस होगा, वो क्या होगा, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है आपका 10,000 में से जो उसमें पार्ट्स यूज हुआ है उसको आप माइनस कर देंगे,
तो आपको जो मिलेगा वो होगा वैल्यू एडिशन। ठीक है, सेम वैसे ही हम पूरे देश का, पूरे इकोनॉमी का निकालते हैं। ठीक है, जितने भी गुड्स और सर्विस होते हैं उनका जो फाइनल प्राइस होता है ना, माइनस उन चीज़ों को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स, जो भी चीज़ें यूज़ की गई है, उन सभी चीज़ों के कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका वैल्यू एडिशन। अब टोटल वैल्यू एडिशन, जैसे कोई मान लेते हैं किसी भी एक कंपनी का एग्जांपल एक मानते हैं कि किसी एक कंपनी का टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, तो वो होगा उस कंपनी के सेल्स के बराबर। ठीक है, वो कब होगा, जब कोई स्टॉक नहीं बचा है। लेकिन अगर स्टॉक बचा हो तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब होगा सेल्स प्लस स्टॉक, है ना। अब स्टॉक दो होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो जो किसी भी चाहे वो कंपनी का हो चाहे वो पूरे देश का हो, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, टोटल सेल्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, है ना। इधर देखिए इस वाले में, पिछले में दिया था सेल्स, लेकिन अगर स्टॉक बचा है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब हो जाएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट सर्विस है उसको बनाने में जो भी रॉ मटेरियल, जो भी लेबर, जो कुछ भी हमने यूज किया है उसका जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन इज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, तो अब देखते हैं फाइनली आपका वैल्यू एडेड मेथड्स या प्रोडक्ट मेथड से आपको नेशनल इनकम निकालना हो तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा जीडीपी, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, आपका जो तीनों सेक्टर है ना, आपका इकोनॉमी का तीनों सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर में जितना भी वैल्यू एडिशन होगा उन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड निकलेगा वही जो होता है वही जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, तो चलिए इसका फार्मूला क्या है इस मेथड से वो देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड में ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर, मतलब तीनों एक ही होता है। अगर तीनों सेक्टर का जीवीए है ना, या जीडीपी एट मार्केट प्राइस या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, अब नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे इस मेथड से ये समझते हैं। तो नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी को निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, उसमें से माइनस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन को और क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, उसमें से और माइनस कर देंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, और उसमें हम प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब NFIA। ठीक है, तब हमको निकल जाएगा नेशनल इनकम। ठीक है, अब यहाँ पास GV8MP, इसी को हम जो आपका इक्वेशन है सेकंड नंबर का, इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं हम, NNP एट FC इज इक्वल टू GDP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT प्लस NFIA। तो ये आपको फार्मूला है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फार्मूला का यूज करके जो है हम नेशनल इनकम निकालते हैं प्रोडक्ट मेथड से। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि इस मेथड का यूज करते समय हम कौन कौन से सावधानियां रखेंगे। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट मेथड का यूज करके जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो कौन कौन से सावधानियां या प्रिकॉशंस को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये है कि जितने भी सेकेंड हैंड गुड्स हैं, ठीक है, जो है ना सेकेंड हैंड गुड्स मतलब जो एक बार सेल हो चुका है, मतलब एक बार लोगों ने उसको खरीद लिया है पहले ही
अब उसको सेकेंड टाइम जो है लोगों ने परचेज किया है, ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स। तो सेकेंड हैंड गुड्स जो है उसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सेकेंड हैंड गुड जो है वो ऑलरेडी जिस ईयर में वो प्रोड्यूस हुआ था उस ईयर में ऑलरेडी उस साल के नेशनल इनकम में वो जुड़ चुका है, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम वो गुड आया था तो ऑलरेडी जुड़ चुका है। जैसे कि एग्जांपल आप ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई बुक है, ठीक है, कोई आप सेकेंड हैंड बुक आप सपोज खरीदे हैं मार्केट से, तो उस गुड का जो प्राइस है ना, तो जिस साल वो आपका बुक पब्लिश हुआ था उसी साल के नेशनल इनकम में उस बुक का वैल्यू जुड़ चुका है। इसीलिए सेकेंड हैंड गुड्स का जो वैल्यू है नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता, ठीक है। सेकेंड चीज है, सेकेंड जो हमको ध्यान रखना है वो है कि जो सेकेंड हैंड गुड्स के सेल और परचेस में जो कमीशन कमाते हैं वो कमीशन जो है उसको नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो कमीशन है वो रिवार्ड है। इसका रिवार्ड है जिस व्यक्ति ने सेल किया है ना, तो वो कुछ सर्विस कर रहा है तो उस सर्विस का वो रिवार्ड है। इसीलिए कमीशन अर्न्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेल इन परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। चलिए आगे देखते हैं। अगला चीज है ओन, चलिए अगला देखते हैं ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, ठीक है। जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, है ना, मतलब प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के जो मालिक है उनके द्वारा अपने लिए जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मान लो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का जो मालिक है अपने लिए कुछ गुड्स प्रोड्यूस करता है, तो उस गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो गुड्स है, आप ऐसे समझ लीजिए कि वो मार्केट के लिए गुड्स है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मार्केट से खरीदना तो पड़ता ना, ठीक है, तो उसमें भी उनको खर्च हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझिए, जैसे कि हम घरों में हमारे जो मम्मी लोग होते हैं वो हमारे लिए खाना बनाते हैं, तो वही प्रोडक्शन है, एंड दैट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, खुद के यूज़ के लिए है। लेकिन वहाँ पास एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पास जो है हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं घरों में वो है सर्विस है, वो फ्री सेवा है, ठीक है। यानी कि वो इसलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि उसके बदले उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पास जो है हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है, यानी कि जो प्रोड्यूसर हैं, अगर वो अपने लिए कुछ खुद के लिए प्रोड्यूस करते हैं तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, ठीक है। सेल्फ कंजप्शन जैसे मान लेते हैं कि आप जो है अपने सपोज अपने घर से कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अपने घर से बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस के लिए जैसे मान लीजिए कुछ रॉ मटेरियल आप कुछ लग रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप सपोज यू आर प्रोड्यूसिंग, एग्जांपल ले लेते हैं हम, सपोज ब्रेड, आप ब्रेड का प्रोडक्शन करते हैं और उसका जो रॉ मटेरियल है उसके लिए जो आपको आटा वगैरह चाहिए, है ना, मैदा चाहिए जो है ना, वो अगर आप अपने घर से सप्लाई कर रहे हैं यानी कि इम्प्यूटेड वैल्यू हो गया वो, ठीक है। यानी कि आपको अलग से नहीं खरीद रहे हैं, आप घर से सप्लाई कर रहे हैं, वो वैल्यू जो है वो भी नेशनल इनकम में काउंट होगा। उसी प्रकार इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग या हाउसेस इज इंक्लूडेड। देखिए जैसे कोई आप सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस कर रहे हैं आप अपने घर में कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं अगर आप अपने घर में बिजनेस नहीं करते तो आपको कहीं और जो है आपको रूम जो है रेंट में लेना पड़ता, ठीक है, और रेंट को आपको जो है पैसे पे करने होते, लेकिन आप घर में कर रहे हैं इसके वजह से वो पैसा आपका बच रहा है, तो वो हो गया इम्प्यूटेड रेंट, ठीक है। मतलब इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है? इट इज द रेंट, ठीक है, ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस और बिल्डिंग, ठीक है। तो ये इम्प्यूटेड रेंट को भी जो है हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। आगे देखते हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स मैंने बताया था, आप जो है जो कुछ भी जैसे कोई सामान बनाते हैं तो उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल या जो भी इसमें खर्चा आता है उसको बनाने में वो इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। तो उसका जो इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू है उसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनल जो गुड्स है उसके वैल्यू में ऑलरेडी वो काउंट हो चुका होता है, ठीक है। अगला देखते हैं सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन जैसे मैं बताया घर में जो हमारी मम्मी खाना बनाती है, ठीक है, या फिर जो हम अपने घर के लिए कुछ काम करते हैं, है ना,
तो वो सारे वर्क जो है उसका जो वैल्यू है वो हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। क्यों? क्योंकि पहली बात तो उसके वैल्यू को एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ कि ये जो चीज़ें हैं ये हम सर्विस एक सेवा भाव से कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ये चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, है ना। आपको पता होगा नेशनल इनकम में वो चीज़ें इंक्लूड होती है जो हम लाइवलीहुड कमाने के लिए, है ना, या मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हैं, वो चीज़ जो है आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। चलिए, अगला प्रिकॉशन जो हमें ध्यान रखना है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय इस मेथड से, वो ये है कि जो गवर्नमेंट वैल्यू एडिशन बाय गवर्नमेंट, ये जो होता है ये आपका कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के बराबर होता है। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब क्या होता है? इट मीन्स द सैलरीज इन कैश, ओके, सैलरीज इन काइंड एंड अदर पर्क्स, ठीक है, वो सबको मिला के होता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। आप देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, आपको जो रेंट है या इंटरेस्ट का जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपका प्रॉफिट तो होता ही नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट मोटिव गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होता, वो वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर का जो वैल्यू एडिशन है या टोटल वैल्यू एडेड है वो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के बराबर होता है, ठीक है। तो ये उसमें ऐड होता है नेशनल इनकम में, ठीक है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रिकॉशन जो है आपका वो है अवॉइड डबल काउंटिंग। हमें जो है डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है। डबल काउंटिंग क्या होता है? किसी भी एक चीज़ का वैल्यू अगर हम एक बार से अधिक काउंट कर लेते हैं उसे डबल काउंटिंग कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आप इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट कर लेंगे, है ना, और अलग से फाइनल गुड्स का भी वैल्यू काउंट कर लेंगे। तो आप सोचिए इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू है 2 बार काउंट हो गया, ठीक है। तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने का 2 तरीका है। पहला है फाइनल आउटपुट मेथड, दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड। तो फाइनल आउटपुट मेथड में क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को ही काउंट करते हैं, ठीक है। इसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते। और वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, हम जो है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों के डिफरेंस को हम ऐड करते हैं मात्र। इसमें ना तो हम इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट करते हैं और ना ही फाइनल गुड्स को, दोनों के डिफरेंस को। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे मोबाइल का मैंने आपको दिया था एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, या तो फाइनल आउटपुट मेथड में या तो हम सिर्फ मोबाइल का जो प्राइस है उसको बस काउंट कर लेंगे 10,000 रुपीज़, या फिर सेकेंड मेथड हम क्या करेंगे, हम 10,000 को हटा देंगे, 10,000 को छोड़ दो, ठीक है। और आपका जो इंटरमीडिएट गुड्स होगा, जो भी पार्ट्स इसमें लगा है, तो दोनों का जो डिफरेंस है ना, उसको बस हम काउंट करेंगे। इस प्रकार से जो है हम डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे जो है हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ इसी प्रकार के अगर आपको वीडियो चाहिए देखना, है ना, आप सीखना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। तो देखते हैं आपका एग्जाम्पल 1, है ना। एग्जाम्पल 1 देखिए सभी, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 फर्म्स, फाइंड आउट A value added by firm A and B gross value added और gross domestic product at factor cost। देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू एडेड बाय फर्म A एंड B, है ना, और दूसरा वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम ये मान के चलेंगे कि सिर्फ 2 फर्म्स हैं, है ना। मान लेते हैं कि कंट्री में सिर्फ 2 फर्म है, 2 प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखिए, क्वेश्चन में, है ना, आइटम्स और रुपीज इन लैख। तो फर्स्ट देखिए सेल्स बाय फर्म A 100, परचेसेस फ्रॉम फर्म B 40, परचेसेस फ्रॉम फर्म A बाय फर्म B 60, सेल्स बाय फर्म B
200 है ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 35, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 25, ओके, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 45, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म्स 30। अब देखिए मैंने बताया था जैसे कि वैल्यू एडिशन बाय एनी प्रोड्यूसिंग यूनिट, उसका मतलब क्या होगा, सेल्स। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स, और इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, परचेसेस। ठीक है, तो अगर हमको वैल्यू एडेड बाय फर्म ए निकालना है तो फर्म ए का टोटल सेल्स माइनस फर्म ए का टोटल परचेस, है ना, प्लस चेंज इन स्टॉक। अब स्टॉक क्या है, मतलब जो कुछ सामान जो है एक साल के अंदर नहीं बिका होगा, है ना, उस गुड्स को बोलेंगे हम स्टॉक में। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, जैसे देखिए सेल ऑफ फर्म ए निकालेंगे, तो देखिए चलिए देख लेते हैं सीधा कैसे बनता है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये बहुत सिंपल तरीके से आपका बना हुआ है। ए में निकाला है आपका वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, ठीक है, इज इक्वल टू सेल्स बाय फर्म ए माइनस परचेसेस फ्रॉम फर्म बी। ठीक है, परचेसेस फ्रॉम फर्म बी मतलब उसका इंटरमीडिएट कंजप्शन, प्लस चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो आप देखिए 100 माइनस 40 प्लस इन द ब्रैकेट 20 माइनस 25 यानी कि -5। सो 100 माइनस 40 माइनस 5 इज इक्वल टू 55 लाख। ये क्या निकला आपका वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। सेम वैसे हम निकालेंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। ठीक है, नीचे निकाला हुआ देखिए, है ना, 200 माइनस 60 प्लस 35 माइनस 45। ठीक है, मतलब 200 माइनस 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 130 लाख। ठीक है, तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए और फर्म बी। अब जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, यहाँ पास याद रखिएगा जो ग्रॉस वैल्यू एडेड निकलेगा वही आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पास ग्रॉस वैल्यू एडेड हमको यहाँ निकालना क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, जीडीपी एट एमपी निकलेगा। तो जीडीपी एट एमपी में से क्या माइनस करेंगे हम, एमपी को एफसी बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए बी वाला देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होगा, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, 55 प्लस 130 माइनस 30। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है आपका 155 लाख। तो 155 लाख क्या है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में आपका देखिए क्वेश्चन, एन इकोनॉमी हैज ओनली टू फॉर्म्स ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट दीज फॉर्म्स फाइंड आउट। सिर्फ दो इकोनॉमी में सिर्फ दो फर्म है, क्या निकालना है आपको, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी, और दूसरा निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, देखिए तो एक्सपोर्ट बाय फर्म है। एक्सपोर्ट क्या होता है आपका, एक्सपोर्ट भी सेल्स है। ठीक है, इंपोर्ट क्या है, परचेस है। तो एक्सपोर्ट बाय फर्म ए 20, इंपोर्ट बाय फर्म ए 50, सेल्स टू हाउस होल्ड बाई फर्म ए, सेल्स टू हाउस होल्ड बाई फर्म ए का सेल्स है 90, सेल्स टू फर्म बी बाई फर्म ए, सेल्स टू फर्म बी फाइव ए भी सेल्स का क्या है, फर्म ए का क्या है, सेल्स है। ठीक है, सेल्स टू फर्म ए बाई फर्म बी। ठीक है, ये फर्म बी का सेल्स है फर्म ए को। ठीक है, सेल्स टू हाउस होल्ड बाई फर्म बी। हमको यहाँ पास एक चीज ध्यान रखना है, हमें किसी भी फर्म का सेल होगा उसी में से उसके परचेस को माइनस करना है। ठीक है, ना कि टोटल में से। चलिए कैसे बनेगा देख लेते हैं। ये देखिए इसका सॉल्यूशन। सो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए है ना, सेल्स टू हाउस होल्ड मतलब
सबसे जितने भी सेल्स हैं आपका ए का, तो सेल्स टू हाउस होल्ड प्लस सेल्स टू फर्म बी प्लस एक्सपोर्ट, है ना, ये तीनों क्या सेल्स हो गए। इम्पोर्ट क्या है, परचेस है, तो माइनस इम्पोर्ट माइनस परचेस फ्रॉम फर्म बी। ठीक है, तो देखिए 90 प्लस 40 प्लस 20 माइनस 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 लाख। ये क्या निकला आपका, वैल्यू एडेड बाई फर्म ए। आगे देखते हैं वैल्यू एडेड बाई फर्म बी, है ना, तो सेल्स टू फर्म ए प्लस सेल्स टू हाउस होल्ड प्लस परचेसेस फ्रॉम फर्म ए। ठीक है, इसको जो है आप तीनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया है 50 लाख। ये आपका जो है वैल्यू एडेड बाई फर्म बी। अब दोनों को ऐड करेंगे, वैल्यू एडेड बाई फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाई फर्म बी, क्या निकलेगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, आप देखिए निकाला है ना, 70 प्लस 50 क्या निकल जाएगा, 120 लाख। ठीक है, ये आपका निकल गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। इस एग्जांपल में देखिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। दो चीज आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को समझते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, तो आप जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालेंगे, मतलब जीडीपी टेम्पी निकालेंगे। उसमें क्या करेंगे आप, उसमें से आप ग्रॉस को बनाएंगे नेट, तो आप कर देंगे माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन, और आप जो एमपी है ना, एमपी को बनाएंगे एफसी, तो माइनस कर देंगे एनआईटी। अब एनआईटी मतलब क्या होता है, एनआईटी मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आइटम्स रुपीज, है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब प्रोडक्शन का वैल्यू, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तीनों का अलग से दिया है 800, 200, 300। सेकेंड दिया है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट्स इनपुट्स परचेज्ड बाई प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। ठीक है, आप देखिए ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना, इसमें से आपका ये वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी कि ये तो फर्स्ट वाला तीनों जुड़ जाएगा, और माइनस सेकेंड वाला ये जो तीन है आपका प्राइमरी सेक्टर इंटरमीडिएट कंजप्शन, है ना, ये माइनस हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड, ठीक है, ये भी माइनस होगा। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ऑल सेक्टर्स, है ना, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये क्या है आपका डेप्रिसिएशन है। ठीक है, माइनस होगा। फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है, एनएफआईए है, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये भी ये प्लस होगा आपका, है ना। फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट्स, अब देखिए एनएफआईए क्या होता है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट्स, तो ये दोनों का माइनस, है ना, मतलब 5th माइनस 6 क्या होगा आपका, एनएफआईए होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में दिया है आपका सब्सिडीज रिसीव्ड बाई ऑल सेक्टर्स। अब यहाँ पर जो हम निकालेंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखिए थर्ड वाला इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस ये 7th सब्सिडीज रिसीव्ड बाई ऑल सेक्टर्स, तो यहाँ पर एनआईटी निकलेगा। तो आप चाहे इसको अलग से निकालें या फिर वहीं पास ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको बनाएं कैसे। तो इसमें इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, हम सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, जिसमें हम आपका जो है ये तीनों 800, 200 और 300 इसको जोड़ देंगे, माइनस करेंगे हम, तो ब्रैकेट में कर लेंगे 400, 100, 50, 50 नहीं, हाँ 400, 100 और 50 तीनों को। ठीक है, माइनस में हो गया। उसके बाद हम उसमें फिर माइनस करेंगे आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मतलब 80 को माइनस कर देंगे। फिर हम ब्रैकेट में करेंगे, ब्रैकेट में आपका रहेगा ये इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब 50 माइनस 20, ये ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो है प्लस में रहेगा, प्लस करके हम ब्रैकेट में लिखेंगे फैक्टर इनकम रिसीव्ड, है ना, मतलब 10 माइनस 20, ये माइनस में आएगा। ठीक है, इतना करेंगे फिर आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बना है, देख लेते हैं, है ना। ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, है ना, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
है, इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज बाय डिफरेंट सेक्टर्स। सो 800 प्लस 200 डायरेक्टली निकाल दिया है, ठीक है। ये तो सिंपल है आपका फर्स्ट वाला, यही तो निकल ही जाएगा, है ना। आप सभी को कैलकुलेट करेंगे तो आपका 750 निकल जाएगा। ये क्या निकला आपका, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, मतलब जीडीपी एट एमपी निकल गया। इसके बाद देखिए नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या किया है, जीडीपी एट एमपी। आप फार्मूला याद कीजिए, ठीक है। फार्मूला हमने पढ़ा था कि एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू, है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीडीपी एट एमपी माइनस डिप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस एनएफआईए, ठीक है। सेम फार्मूला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मार्केट प्राइस, ठीक है, माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ओके, इसमें अलग से लिखा है, ब्रैकेट में नहीं लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस को मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर यहाँ लिखता तो क्या लिखता, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज लिखता, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में नहीं लिखा है, इसीलिए इसको माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस में है और सब्सिडीज प्लस में है, ठीक है। वैसे देखिए, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू द नॉन रेसिडेंट्स। क्लियर है ये? चलिए आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर 750 माइनस 80 माइनस 50 प्लस 20 प्लस 10 माइनस 20 इज इक्वल टू 630। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, एनडीपी एट एफसी। अब एनडीपी एट एफसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका जीडीपी एट एमपी होता है, उसमें से आप क्या डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और एमपी को एफसी बनाने के लिए एनआईटी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या दिया, सेल्स दिया है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का तीनों सेक्टर का सेल्स दिया है, सेल्स तीनों को ऐड कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपका, और फिर ओपनिंग स्टॉक दिया है, इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया है, ये माइनस होगा, है ना। क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होगा। सब्सिडीज, देखो अगर आप नॉर्मल लिखोगे इक्वेशन तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होता है, सब्सिडी प्लस होता है, लेकिन एनआईटी करके लिखते हो तो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस होकर टोटल लिखाता है, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन माइनस होगा। एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल, ये आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या आप चाहो तो पहले जीडीपी एट एमपी निकालो नॉर्मल, फिर बाकी वो माइनस कर लो, ठीक है। आप कोई भी मेथड अपना सकते हो। यहाँ सिंपल अपनाया, यहाँ देखिए सिंपल जोड़ दिया है ना। देखिए एनडीपी एट एफसी डायरेक्ट, तो फर्स्ट देखिए सेल्स मतलब तीनों को ऐड कर दीजिए, है ना। देखिए फर्स्ट, उसके बाद देखिए आप सेकंड क्लोजिंग स्टॉक, है ना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होगा। क्लियर है? चाहे तो आप ब्रैकेट में करो या मत करो, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग जो देखिए, तो सेकंड माइनस फोर्थ दिख रहा है आपको। उसके बाद देखिए माइनस थर्ड क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो माइनस होगा आपका माइनस थर्ड। फिर देखिए माइनस फिफ्थ क्या है आपका, देखिए इनडायरेक्ट टैक्स, इसको माइनस किया हुआ है। अगर इसको माइनस किया है तो यहाँ सब्सिडीज को प्लस करेगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको यहाँ माइनस थर्ड के बाद आप माइनस करते और ब्रैकेट में लिखते इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तब भी वो सही होता, ठीक है। फिर देखिए आप देखिए माइनस फिर किया है आपका लास्ट, ठीक है, माइनस किया है लास्ट वाला आपका सेवंथ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से आपका जो आंसर आ गया 380 प्लस 60 माइनस 35, ठीक है, दिख रहा है आप। अब यहाँ पास एक बात और देखिए, यहाँ पास जो एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसको हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि ये जो आपका एक्सपेंसेस होता है ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, सॉरी मैंने उस समय गलत बोल दिया था, ठीक है। ये मिसलेनियस होता है और ये उसमें जो है फैक्टर कॉस्ट में ऐड नहीं होता। अगर आपका जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए बोलता तब इसमें ये ऐड रहता,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम GDP8FC निकाल रहे हैं, इसीलिए ये जो लास्ट वाला है उसमें एडेड नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है यही कंप्लीट होता है ना, प्रोडक्ट मेथड। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स के और बाकी जो वीडियोस के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।